Welcome all to this exciting session again with a very prominent person from India. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ये एक बहुत ही सुंदर अद्भुत जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एक बहुत ही विशेष रक्षा विशेष विश्लेषणकर्ता के साथ। उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उनके साथ हम लोग चीन और भारत के विषय में एक वार्तालाप करेंगे। कृपया करके हम सभी उनको स्वागत करते हैं एक साथ। नमस्कार श्री एन.के. सूद। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पहले तो आपके वीडियोस तो बहुत ही सुंदर होते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको उसके बारे में बहुत थैंक यू वेरी अप्रिशिएट दैट। शुक्रिया बहुत। तो भारत और चीन की जो संस्कृति है वो एक ही है। जैसे चीन में जो भी बौद्ध धर्म आता है वो भारत से ही आया है। चीनी जो ट्रैवलर्स थे भारत में आके उन्होंने वो ज्ञान लिया और उसको फैलाया। और कम्युनिस्ट पार्टी ने करीब 60 या 70 साल पहले उसको एक चीनी मायोइज्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सभ्यता एक ही है। अगर आप लासा में जाएंगे तो लासा में जो मंदिर है, जो उनका मुख्य मंदिर है तिब्बतन बुद्धिज्म का, उसके थ्रू ही पूरे चाइना में बुद्धिज्म फैला है। और वहां पे जो मूर्ति है अवतिकुलेश्वर, वो कृष्ण की मूर्ति है। वो लोग स्वयं बोलते हैं कि वृंदावन से उनको लेकर आए, उनके बोधिसत्व है। तो भारत और चीन में ये जो टकराव है की स्थिति वो कैसे उत्पन्न हो रही है? देखिए, बेसिकली अगर आप चीन की बात करें तो चीन में बुद्धिज्म है एक बात, लेकिन दूसरी बात जो आती है वो है चीन है कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट जो है उनका सर्वाइवल सिर्फ एक चीज पे है कि वो धर्म को नहीं मानते, कहीं पे वो पूजा पाठ या ऐसी चीज कुछ नहीं करने देते। आप दूसरी तरफ अगर देखें, हम चीन के उनकी बात करते हैं, अपने इंडियन कम्युनिस्ट को देख लीजिएगा। 62 के बाद में भी नेहरू के टाइम जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे वो एक कम्युनिस्ट थे। उन्होंने नेहरू और आर्मी के बीच में एक गैप बना के रखा। और उसके बाद आप इंडियन कम्युनिस्ट को देख लीजिए, 1962 हो इंडिया को अपोज किया, आज की डेट में इंडिया को अपोज करते हैं। और ये जो कम्युनिस्ट हैं, आप इनका नाम देखिएगा, सीताराम येचुरी। सीता भी है, राम भी है, हेट हिंदुओं को करते हैं, हेट हिंदुस्तान को करते हैं। कन्हैया कुमार, रिलीजन मुस्लिम रखा है और हेट हिंदुओं करते हैं, हिंदुस्तान को करते हैं। जिस कंट्री में रहते हैं उसको हेट करते हैं। और इनकी लॉयल्टी पाकिस्तान समझिए चाइना के साथ है, जो भी इंडिया के खिलाफ उनके साथ लॉयल्टी है। अगर कल ये चाइना चले जाएंगे तो चाइना इनको जेल में डाल देगा, ये इनको नहीं, इनको पता है, वहां जाएंगे भी नहीं। तो ये जो है ना, एक आप कम्युनिज्म को छोड़ दीजिए, जो आज वर्ल्ड में दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक कम्युनिज्म आ रही है और एक इस्लामिज्म आ रही है। तो इसका रीजन वहां पे जो आपके चाइनीज हैं, वो कुछ आपके वहां पे जो स्पेशली लेडीज हैं, ओल्ड लेडीज हैं, वो आते हैं नेपाल में, वहां पे बुद्धिज्म देखने के लिए, टूरिज्म देखे वहां पे ये देखते हैं। तो चाइना जो है ना, ये कम्युनिज्म, ये बेसिकली एक वर्ल्ड में खत्म हो गया। हमारे हिंदुस्तान में, वेस्ट बंगाल में था, वहां खत्म हो गया, केरला में थोड़ा सा है, और बाकी जो चाइना का कम्युनिज्म है ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने। नहीं, बिल्कुल तो सही रिलीजन की बात इनसे कीजिए मत। तो अगर सैन्य शक्ति देखें, अभी जैसे धर्म के अनुसार अगर सोचा जाए तो भारत के अगेंस्ट जो ये लोग कार्य करते हैं कि प्रॉपर्टी और भारत की टेरिटरी को कब्जा करने के लिए दे कीप ऑन कमिंग फॉरवर्ड 1 माइल एट अनदर। अगर अमेरिका के साथ ठीक है या अगर अमेरिका होता भारत की जगह, तो अब तक पूरे तिब्बत को एक अलग देश ही डिक्लेयर करते, जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तिब्बत को बोला है कि तिब्बत कैन बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। छोटा सा डायलॉग बोला है उन्होंने। तो भारत के अगेंस्ट जो ये लोग ऐसा एक्शन कर रहे हैं, ये लोग बार बार, तो भारत को ऐसा स्टेप ले सकता है कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जो हमको 70 साल तक हमारे को हिस्ट्री पढ़ाई गई वो कम्युनिस्ट हिस्ट्री थी। कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई, गलत हिस्ट्री पढ़ाई। हमको यही नहीं बताया गया था कि पीओके और गिल्डेड बाल्टिस्तान में क्या हुआ। ये तो पता चला कि किस तरीके से गिल्डेड बाल्टिस्तान में कब्जा कर लिया, किस तरीके से पीओके कर लिया, और हम चुपचाप शांत से बैठे थे कि जो हमारे पास है सो है, जो ले रहा है उसको लेके जान दो। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और कश्मीर दे दो, शांति हो जाएगी। और दूसरी तरफ जहां तक चाइना की बात है, हम 2008 तक हमारा जो मेन एनिमी था वो पाकिस्तान था। 2008 में मुलायम सिंह और साथ में उससे पहले
हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। मैंने इस पे 2 वीडियोस भी बनाए। तो उस पे क्या था कि ये जो हमारा पूरा ध्यान पाकिस्तान की तरफ था, चाइना की तरफ हमने देखा ही नहीं। हमारे राष्ट्रगान में भी लिखा है कि हिमालय खड़ा है उधर में, फलाना खड़ा है, और चाइना उसको क्रॉस करके आ गया। अब जो हमारे को जो गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई और हमारा ध्यान नहीं दिया गया, अब हमारे को हम महाभारत देखते हैं या दूसरे प्रोग्राम देखते हैं तो हमें हिस्ट्री भी समझ में आती है, हमारा रिलीजन भी समझ में आता है, और ये जो हमारे इस पर ध्यान नहीं था, अब हमने पहले काम करना शुरू किया पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को लेने का। उसके बाद चाइना को ये डर लगा हुआ है कि इंडिया अक्साई चेन मांगेगा, और मांगेगा भी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान खत्म कर देंगे तो हम पाकिस्तान चाइना का एक्सेस तोड़ देंगे। आजकल जो वर्ल्ड में एक्सेस चल रहा है वो एक पाकिस्तान चाइना का चल रहा है, या सोचिए कम्युनिज्म और इस्लामिज्म का चल रहा है। इसको तोड़ना बड़ा जरूरी है और टूटेगा। और जैसे आप बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, 62 में या 1950 में अक्टूबर में जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, कोई नहीं बोला, सारा वर्ल्ड दूर बैठा था, अपने ध्यान में था, इंडिया इतना पावरफुल नहीं था। और आज इंडिया के पास पावर है, पावर के साथ विल पावर, मैं जैसे कहता हूँ विल पावर, विल भी चाहिए, पावर भी। तो हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और सिंपल सी बात है कि बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि तिब्बत आ जाएगा तो इंडिया में पीस आ जाएगी। उस दिन उस टाइम जो मिनिस्टर, जो इनका प्राइम मिनिस्टर इन एक्साइल है तिब्बत का, उसने स्टेटमेंट दी कि अगर हम आएंगे तो हमारा एक पीसफुल बॉर्डर हो जाएगा। और जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ था, वो माना जाता था मैकमोहन लाइन, और तिब्बत मान रहा था, पीसफुल थे, पीसफुल लोग हैं। लेकिन चाइना ने आने के बाद वो नहीं माना। और चाइना ने इसलिए नहीं माना कि चाइना का जो एक वो बनता है, वो चाहता है कि दूसरों की प्रॉपर्टी क्रैक करे। अब ये जरूर है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू किया तो एक ये इश्यू चलेगा, इंडिया उसके ऊपर आगे जरूर चलेगा, चाहे ओपन चले चाहे साइलेंटली चले। तो तिब्बत का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और देखिए सिंपल सी बात है, आप देखिए 70 साल हो गए हमको, 70 साल भुगतते हो गए हमको, चाइना को एक तरफ पाकिस्तान को। ये दोनों का जो हमारा बॉर्डर है ये पड़ता है करीब करीब 7,500 किलोमीटर का। उसके साथ पहले बांग्लादेश भी था, तो 11-12 हजार का बॉर्डर तो हमारा डिस्टर्ब भी था। और लेकिन अब हमारा ध्यान जो है, स्पेशली जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी तो 2012 से हमारी पॉलिसी बनी लुक ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब चाइना की तरफ देखना। और हमारी मोदी के आने के बाद वो पॉलिसी चेंज हो गई एक्ट ईस्ट, मतलब हम चाइना के खिलाफ एक्ट करेंगे। अदरवाइज हमारा कोई ध्यान नहीं था, हम अपने में खुश थे, मस्त थे। अभी भी लोग घबराते हैं, कहते हैं कि भाई चाइना जो है वो कहीं से इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा। चाइना की आर्मी इतनी पावरफुल नहीं है, हमारे पास आर्मी है, बड़ी पावरफुल है। लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि जब अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर आया पर्शिया से, अलेक्जेंडर के पास 40,000 फौज थी और पर्शिया की फौज थी 3 लाख। उस टाइम तो भाले और यही चलते थे, तोपें भी नहीं थी उस टाइम पे। तो उसने भालों से और तलवार से 3 लाख की फौज को हराया। तो ये एक आपकी स्ट्रेटेजी वो काउंट करती है, फिर आपकी विल पावर, फिर आपकी फोर्स। चाइनीज जो है वो बनिया है, हमारे पास राजपूत बैठे हैं, सरदार बैठे हैं, जाट बैठे हैं हमारे पास, और बाकी जो आप गुरखास बैठे हैं, फिर हमारे पास यादव बैठे हैं, जो एक फाइटिंग फोर्स। तो हमारे को चाइना से घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्योंकि जो युद्ध करता है वो एक सैनिक करता है, शस्त्र युद्ध नहीं करते। तो अगर दूसरी जो एक और बात सैनिक है ना, सैनिक युद्ध करता है। साथ में जब हमारा 65 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस टाइम उनके जो लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि हम ब्रेकफास्ट हम अपना अमृतसर में करेंगे, लंच हम रास्ते में कहीं और करेंगे, डिनर हम दिल्ली में करेंगे। और उन्होंने गलत नहीं कहा, क्योंकि उनके पास आप देखिए लेटेस्ट उनके पास टैंक्स थे, पैटर्न टैंक्स थे, लेटेस्ट उनके पास गन्स थी, उनके पास लेटेस्ट उनके पास एयरक्राफ्ट थे, जो कि यूएसए, फ्रांस वगैरह ने सबको दिया था। इंडिया के पास सेकंड वर्ल्ड वॉर के टूटे फूटे बचा हुआ सामान था, तो क्योंकि वो जस्ट हैवी मशीनरी थी, वो सारी पाकिस्तान को मिली। और हमारे पास जो टूटा फूटा बचा था वही था। और सिंपल सी बात है कि उन्होंने, अयूब खान का जो कहना था बिल्कुल ठीक था, वो यहाँ पे आ सकते थे। लेकिन हमारे जो फौज है और जो हमारे जनरल्स हैं उस टाइम पे, जो हमारा वेस्टर्न जो उसको बॉर्डर को देखते थे, एक जनरल थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, ये जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, इनके बॉस थे, उनको आर्मी चीफ ने कहा पीछे हट जाओ, उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा। और हम जो वो जीते थे अपने वेलर और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जीते थे, हमारे जो फोर्स को जो लीड किया था और जो फोर्स का दम था। अदरवाइज आप देखिए, एक बॉर्डर पिक्चर देखिएगा, हमारे 150 आदमी बैठे हैं, पाकिस्तान के कितने टैंक आ गए, हम उनको क्रॉस नहीं करने दिया। फिर हमारे पास जो उस टाइम प्लेन थे वो नाइट के प्लेन ही उड़ते थे, हमारे पास विंटेज टाइप के प्लेन थे, जो हमारे कहते हैं कि आपको नुमाइश में रखने वाले हैं। लेकिन हम फिर पाकिस्तान से जीते, 71 में तो उनको उखाड़ फेंका।
तो हमारे पास एक बड़ी खास मेमोरी है 1962 वार। अगर चाइना हमसे लड़ेगा तो वो मेमोरी एरेज हो जाएगी टोटल, और चाइना जो है जिंदगी में आगे ऊपर देखेगा नहीं। ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, चाइना जितना मर्जी पावर। चाइना के बारे में एक अमेरिकन विशेषज्ञ ने बोला है कि उनकी सेना लड़ने लायक नहीं है। ये अमेरिकन विशेषज्ञ ने बोला है। और देखिए, उन्होंने मैंने ये भी पहले भी बोला, आपसे कहा कि चाइनीज जो है वो बढ़िया है, ठीक और है ना। उन्होंने ये भी और बोला कि जो चाइनीज के जो सोल्जर्स हैं, ग्राउंड सोल्जर्स हैं, वो किसी भी युद्ध में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, क्योंकि वो खोखली आर्मी है एक तरीके से, क्योंकि वो कोई भी जो निर्णय है वो ग्राउंड पे नहीं ले सकते। उनको बीजिंग फोन करना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो इसलिए उस आर्मी को हराना बहुत ही देखिए इजी है। देखिए चाइना ने हमको थ्रेट दिया था जब डोकलाम हुआ था 2017 में, कि हम पीओके में जाकर के वहां से आ जाएंगे। तो लोग कहते रहे चाइना तो वहां से आ जाएगा। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जनरल जो है वो पाकिस्तानी है और चाइना कोई फाइटिंग फोर्स है। हाँ, इक्विपमेंट उनके पास अच्छे हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि चाइना के इक्विपमेंट भी वार में कितने चलते हैं, क्योंकि सब चीजें खोखली मिलती हैं उनकी। आपको पता है मास्क की नकली निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि चाइना इंडिया के सामने, उन्होंने डोकला में ये भी कहा था कि यू कैनॉट ब्रेक पीएलए वॉल। हमको पीएलए वॉल तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना इंडियन वॉल नहीं तोड़ सका, इस चीज की गारंटी है। तो ये इनकी आर्मी जो डेकोरेटिव आर्मी, परेड अच्छी कर लेती है, दैट्स ऑल, उसके ऊपर ये कुछ नहीं। हमारी जो आर्मी है वो चाहे ट्रेनिंग कर ले, जो मर्जी कर ले, हमारी आर्मी 24 आवर्स वॉर में रहती है, चाहे कश्मीर में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो। अब तो नॉर्थ ईस्ट में पीस हो गई, तो हमें उस चीज की कोई चिंता नहीं है। हमारी आर्मी, देखिए मैं दूसरी बात को, आप मुझे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे आगे। चाइना की आर्मी 24 लाख थी, जो उन्होंने कम करके थोड़ी कम की। हमारी 13.5 लाख की आर्मी है। 13.5 लाख के साथ हमारे पास पीछे सीआरपीएफ है, हमारे पास बीएसएफ है, हमारे पास असम राइफल्स है, हमारे पास क्या कहते हैं आईटीबीपी है, हमारे पास सीआईएसएफ है, हमारे पास और भी जो है वो करके मिलाकर के हम पाकिस्तान को, चाइना को टोटली मैच करते हैं फोर्स के हिसाब से। क्योंकि जब वार होता है तो आपको पीछे की लाइन भी मेंटेन करने वाले चाहिए, वो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस सफिशिएंट। तो चाइना से हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना वार करेगा, चाइना विल बी फिनिश्ड, ह्यूमिलेटेड। ह्यूमिलेट तो अब भी हुआ, देख लीजिए आप, बिल्कुल हो गया है। जो भी हाँ। और अमेरिकन अमेरिकन नेवी ने जो है अभी साउथ चाइना सी में अमेरिकन का 5th फ्लीट और 7th फ्लीट दोनों पहुंच रहे हैं। और वहां से भी चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ताइवान को सेपरेट करने के लिए। तो एक तरीके से जो चीन है, उसकी हार निश्चित है हर तरीके से, और इवन वेपन से भी निश्चित। आपने बिल्कुल सही बोला। अमेरिका में एक जोक है चाइनीज के लिए, बहुत बड़ा जोक है, कि उनकी मिसाइल्स अगर उड़ सकी तो शायद वो उनकी टेरिटरी पर ही गिरेंगी। ये अमेरिकन जोक है इनके ऊपर। तो क्योंकि इनके जितनी मिसाइल्स है जो चाइना, इन्होंने जो पाकिस्तान को और नॉर्थ कोरिया को दी है, कोई भी मिसाइल ने अपना टारगेट आज तक एक्यूरेसी पे हिट नहीं किया है। ओके, दैट्स न्यूज फॉर मी। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताऊं, देखिए आपकी जो वार होगा वो तीनों फ्रंट पे होगा। तीनों फ्रंट, अगर आप आज नेवी की बात करें तो मैं आपको नेवी के भी कहेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके बाद बताऊं कि क्या पोजीशन होगी चाइना की। अब देखिए सिंपल सी बात है कि चाइना ने साउथ चाइना सी पे कब्जा कर लिया, कि वहां छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके पास नेवी जो है मोस्टली नेग्लिजिबल है। वियतनाम को इंडिया ने, उसने हमसे, इंडिया से मांगी हमारे से मिसाइल्स, हमने मिसाइल के साथ उनको मिसाइल बोट भी दी। ब्रह्मोस मिसाइल मांगी, मिसाइल बोट के साथ दी थी। वो कहते कि हमारे मिसाइल बोट से काम हो जाएगा, हम चाइना के शिप को डुबो देंगे। अब दूसरी बात है कि इंडिया के पास जो है टोटल 180 शिप्स हैं, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है, अगर हमारा जो नेवी का जो एक्सपीरियंस है वो 1960 से है, एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लियोनिंग है, जो वो पिछले 4-5 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल उसको खास कोई सिर्फ सी में चलाया होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो साउथ चाइना सी के भी बाहर आया होगा। दूसरी बात, उनके पास शिप्स 280 है, हमसे ज्यादा शिप्स है नो डाउट, लेकिन हमको साउथ चाइना सी में जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है। चाइना को लड़ने की जरूरत है तो इंडियन ओशन में आएगा। उनकी 90% जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से होकर निकलती है। जब लड़ाइयां होती हैं तो ट्रेड का देखा जाता है कि उनका सामान पहुंचता रहे, उनको यहाँ आने की जरूरत है। अगर हमारे लैंड एरिया के पास आएंगे तो हम लैंड से, मिसाइलों से, और इवन हम गन से उनको डिफीट कर सकते हैं, उनके शिप्स को। साथ में जब अगर वो साउथ चाइना सी से निकल के आएंगे तो एक मलक्का स्ट्रेट पड़ती है। मलक्का स्ट्रेट जो है वो 3.5 किलोमीटर चौड़ी है, और उसके माउथ में इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसको पुराने टाइम में काला पानी कहते हैं। 572 उसमें आइलैंड्स हैं छोटी छोटी, उसमें हमारा ट्राई सर्विसेज का हेडक्वार्टर्स है।
और उसमें हमारे शायद 10,000 के करीब टोटल फोर्स बैठी थी। आज वो बढ़ के वहां पे फोर्स बढ़ा दिया है, और अगर चाइनीज शिप वहां से निकलेंगे, हम मलक्का स्ट्रेट पे पूरी वॉच रखते हैं और उनको हम वहीं से उड़ा देंगे। और ये हमारे फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो कभी डूबेंगे नहीं। उसके बाद अगर चाइना साउथ चाइना से निकलता है, अगर निकलता है, क्यों? अब अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी में आ गया, पहले अमेरिका को काउंटर करेगा, और अमेरिका को आज इंडिया की जरूरत है। और दूसरी बात है, ऑस्ट्रेलिया भी इस तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ आप जाएंगे साउथ चाइना सी के उस ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो ईस्टर्न साइड में जापान और साउथ कोरिया बैठे जो भी रेडी। और जापान ने सुना है मतलब 100 समथिंग बिलियन का कोई एक आइलैंड लिया है जहां पे उसने अपनी मिलिट्री की बेस बनाई, क्योंकि सब वर्ल्ड को इस टाइम पे पता है कि चाइना इज डेंजर। और ये एक टाइम ऐसा आ गया है कि चाइना को जो है काउंटर करना और डिफीट करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात एक और आती है कि चाइना की जो मेन स्ट्रेंथ है, चाइना की मेन स्ट्रेंथ है कि दे हैव गॉट 68 सबमरीन्स, इंडिया के पास 16 सबमरीन्स। लेकिन इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका से 12 पीए टाइप प्लेन्स लिए थे, अभी और भी लेने की डील के चक्कर में भी थी, कि जो उनको सबमरीन्स को डुबो सकते हैं। और बाकी लोगों का बड़ा दिमाग में कुछ है कि चाइना ने बड़े बेसिस बना लिया, इंडिया को घेर लिया है सी में। ऐसा कुछ नहीं, हाँ घेर लिया था, लेकिन मोदी ने वो सारा चक्रव्यूह तोड़ चुका है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा बड़ी जल्दी से कि उनका स्ट्रिंग ऑफ पल्स था और कैसे हमने स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स बना करके सारा का सारा उनके चक्रव्यूह को तोड़ दिया। तो चाइना इस टाइम वर्ल्ड में टोटल आइसोलेटेड है। अब चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है। सुना कि जो चाइना को $1 ट्रिलियन के ऑर्डर्स थे वो सारे खत्म हो गए, वर्ल्ड उससे ट्रेड नहीं कर रहा। चाइना के अंदर 8 करोड़ लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे, आज वो बढ़ के कुछ महीनों के बाद वो 20 करोड़ हो जाएंगे। और चाइना एवरी मंथ 3 ट्रिलियन का चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हर एक महीने में $15 बिलियन से कम हो रहा है। इकोनॉमी मारती है और बाकी चीजें भी चाइना को मारेंगी। और चाइना को पता है कि वो इंडियन आर्मी को मतलब उसकी दीवार तोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक जो इम्पोर्टेंट जो एक प्रश्न आता है इसमें, जो टैंक्स के बीच में जो भारत और चीन के बीच जो टैंक्स जो आमने सामने लगे हैं, 5,000 सोल्जर्स इधर 5,000 उधर, तो वो जो इंडिया ने जो उनको बराबरी करने के लिए लगाए हैं उधर, उसमें स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आती है, इंडिया की कि चाइना की? काफी रिपोर्ट्स हैं कि वे इंडिया हैज अपर हैंड और चाइना हैज एन अपर हैंड, तो उसमें आपका क्या व्यू है? जो है पहले स्टेशन की हुए 400 टैंक्स हमारे पहले खड़े थे, और अभी जो है वहां पे बफोर गन्स आजकल सबसे बेस्ट गन्स है, क्योंकि उनकी रेंज जो है करीब 40 किलोमीटर की पड़ती है और वो लेजर गाइडेड है पंप्स की। और बफोर गन्स जो है पहले हम इसका एमुनिशन लेते थे, जब कारगिल वार हुआ तो हमारे पास एमुनिशन नहीं था, वहां से हमने एमुनिशन मंगाया, तब गन चलानी शुरू की। अब यहाँ पे टाटा बना रहे हैं। फिर हॉट विजर गन्स है, उस पे महिंद्रास बना रहे हैं, साउथ कोरिया से हॉट विजर गन्स लेके हमने वो बनाना शुरू किया, यहीं पे एमुनिशन वगैरह सारा, और हमारे सारी वहां लगा दी। नंबर्स काउंट नहीं करते, हो सकता है कि चाइना के पास हमसे ज्यादा नंबर, लेकिन हमारा एक वेलर, हमारा यूज ऑफ आर्टिलरी या यूज ऑफ इस चीज का, टैंक्स का हमारा ज्यादा इफेक्टिव। नंबर से जाएंगे तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो हमसे 4 टाइम ज्यादा है, लेकिन उससे हमको नहीं फर्क पड़ता। मैंने आपसे पहले भी कहा, जब हमने पर्शिया से जब लड़ाई की थी अलेक्जेंडर ने, तो क्या नंबर थे उस टाइम पे, भाले और तलवारें हुआ करती थी। इस पे लेकिन क्या है कि हमारी तो 13 लाख 13.5 लाख की आर्मी कोई हमारी शो पीस नहीं है। फिर हमने पिछले कुछ सालों में 93,000 सोल्जर्स किए हैं माउंटेन डिवीजन के, क्योंकि लड़ाइयां माउंटेन में होनी है, और हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो बड़े इफेक्टिवली वहां लड़ने को तैयार हैं। हम 62 से कोई कंपैरिजन नहीं। अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको 62 का भी ऐसा विवरण दे दूंगा कि लोगों के दिमाग हिल जाएंगे कि 62 में क्या ये पोजीशन थी हमारी। अगर आप, तो इसमें बेसिकली क्या है कि उस क्वेश्चन में बाद में जाएंगे अगर आप पूछेंगे, लेकिन चाइना किसी भी तरीके से हमको नहीं कर सकता, डिफीट कर सकता ना। चाइना को यहाँ से हटना पड़ेगा। चाइना 2 किलोमीटर पीछे हट गया है, उधर यूएसए ने अपनी लगा दी। देखिए हमारा यूएसए के साथ जरूर है कि हमारे डिफेंस के एग्रीमेंट से सारा कुछ है, तो कोई जरूरत नहीं हमको साथ मिलकर काम करने की, लेकिन अंदर से हम साथ मिलकर काम करेंगे। यूएसए ने साउथ कोरिया के अंदर अपने मिसाइल्स लगा दी, थर्ड, जिससे पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान को उस तरफ कोई अटेंशन नहीं थी, लेकिन अदरवाइज भी ऑल्सो पाकिस्तान हमारे एरिया में घुस सकता, 2-4 किलोमीटर घुस जाएगा तो 6 किलोमीटर पीछे भागेगा, ये फॉर श्योर है।
तो आपने 1962 के वॉर के बारे में अभी बताया। देखिए 1962 के वार के बारे में ये हुआ था कि पहली बात तो कोई तैयारी नहीं थी उसकी। नेहरू ये सोचता था कि मैं डिप्लोमेटिकली इनको जीत पाऊंगा। दूसरी बात, हमारी इकोनॉमी इतनी खराब थी, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स थी, 600 करोड़ का हमारा बजट होता था उस टाइम 60s में, तो हम क्या खरीदते क्या करते, भूखमरी पड़ी हुई थी, इंडिया का तो विभाजन हुआ था, पाकिस्तान से लोग आए थे, उनको बसाना था, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी थी, सारा कुछ था, तो इसको नेहरू अवॉइड करता था। और चाइना ने 62 का वार जो था वो नेहरू को एक सबक सिखाने के लिए किया। और दूसरी बात है कि वो वार तब स्टार्ट हुआ जब क्यूबा मिसाइल के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया और यूएसए इन्वॉल्व थे, तो बीच में बोल नहीं सकता था, आ नहीं सकता था। और उस टाइम पे जब यहाँ पे वॉर शुरू हुआ, इन्होंने शुरू किया, नेहरू को पूरी डिटेल से नहीं पता थी। नेहरू एक मतलब लड़ाई के चक्कर में तो ही हुआ था फेलियर। और साथ में नेहरू ने तब अमेरिका से मदद मांगी कि मैं यहाँ से, क्योंकि हमारी आर्मी भी शायद 4.5 लाख के करीब आर्मी थी और वही सारी पाकिस्तान की तरफ थी। उसने यूएसए से कहा कि हमें हेल्प करिए कि पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा। जब उसने एश्योरेंस दी तो हमने आर्मी भेजनी शुरू की। और आपको नहीं पता होगा, मैंने वो एरिया देखा हुआ, वो मडी हिल्स है, वहां कोई रास्ते नहीं बने हुए। हमने आर्मी को पैराड्रॉप कर दिया, किसी को ये नहीं पता था वेदर कैसा, ना आर्मी को पता, ना किसी और को पता, ना नक्शे पता है। और वहां पे दिक्कत ये थी कि वहां 24 घंटे कहीं बारिश होती है, कहीं पे बड़ी तेज हवा चलती है, तो आपके नॉर्मल कपड़ों में आप रह ही नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। फिर वहां लीचीज हैं, लीचीज होती हैं जो खून चूसती हैं, आप पेड़ के नीचे से निकलेंगे तो आपके ऊपर से लीचीज गिरा करती थी। क्योंकि मेरे दोस्त जब गए वहां बॉर्डर में 70s के बाद, हमारा डिपार्टमेंट बनने के बाद, तो उनको जो लोग लेके जाते थे वो कहते थे, आप निकलता था आदमी, जो पोर्टर था वो निकलता था तो पेड़ से लीचीज गिरती थी, जैसे जाएगा तो काफी तो हमारे सोल्जर इसी हमारे। और उनके पास उस पीरियड में ना तो उनके पास राशन पहुंचा, ना उनके पास पीछे से कोई सप्लाई पहुंची, उनको ये नहीं पता था चाइना किस तरफ है और इंडिया किस तरफ है। और साथ में एक आदमी को 10 गोलियां, 303 की ना तोपें थी, ना हमारे पास सप्लाई लाइन जो आती थी कभी एयर ड्रॉप की, तो 10% उनके पास आती, 90% हाईवे पे जाती। और चाइना की जो आर्मी थी वो 10 टाइम्स, एक गन होती थी लेकिन ऑटोमेटिक थी, उसके पीछे 10 सोल्जर होते थे, उनके पास आर्टिलरी भी थी, उनके पास सब कुछ थी, तोपें वगैरह सारा कुछ था उनके पास। और उसके दूसरी बात है कि ये 10 गोलियों के साथ बचा बचा के चलते थे। और जब गोलियां खत्म होती थी तो उसके बाद ये लोगों को पत्थर से मारा इन्होंने, चाइनीज को, और उस साथ साथ उन्होंने या अपने जो भी इनके पास चाकू वाकू तो उससे मारा चाइनीज। तो हमारे पास कुछ नहीं था, क्या ना हमारे पास, जरूर थोड़े से इंटेलिजेंस इनपुट से, लेकिन वो भी खास कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा किसी हिसाब से तैयारी नहीं थी। हमको अगर सोल्जर, आप मुझे बताइए कि आप आज हिल स्टेशन पे चले जाएं पैंट कमीज पहन के, तो क्या होगा अगर वहां ठंड पड़ती है। वहां पे मतलब ऐसी कंडीशंस हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 24 आवर्स बारिश होती है बहुत जगह में। तो आज की डेट में हमारी जो आर्मी है वो टोटली वहां पे मौजूद है, आर्मी को सिचुएशन पता है। बॉर्डर में हमने एएलजी खोले हैं, 3 एएलजी खोले हैं हमारे लद्दाख सेक्टर में, एक डीबीओ है, एक न्यामचो और एक और जगह है, 3 जगह में है। और ये एएलजी का मतलब है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, मतलब यहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट प्लेन आ सकते हैं, यहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट दूसरे लैंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। और इससे क्या है, आर्मी वाले 2 चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तो हमको सप्लाई लाइन भेज दो, एम्यूनिशन भेज दो, या चलो जो भी छोटा मोटा खाने का भेज दो, साथ में इनको चाहिए कि अगर हमारा आदमी इंजर्ड हो जाए तो उसको उठा के ले जाए। आज इंडिया के पास वो पोजीशन, हमने जो अभी चिनूक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं अमेरिका से, इसी को बात को नजर में रखते हुए लिए हैं कि उनसे हम तोपें, हॉट फ्रीजर तोपों को हमने बॉर्डर में ले गए हैं, इवन बिफोर तोपें ले गए। तो हमारे पास जो है इन चीजों की कमी नहीं है, सप्लाई लाइन भी हमारे पास है। लेकिन हाँ, हमें वो कुछ और साल चाहिए थे, क्योंकि हम वहाँ रेलवे लाइन बिछा रहे हैं ले के लिए, और साथ में हम रोड्स बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं वहां जाने के लिए। लेकिन हम इस टाइम सेल्फ सफिशिएंट है। जहां अरुणाचल प्रदेश की बात है, वहां पे इंडिया ने 8 एएलजी खोले, एक जीरो पे, एक पासीघाट में, एक मेचुका में, एक किबिथो में, एक उसके बाद आपका क्या कहते हैं आलोंग में, वालोंग में, और बाकी भी 2 जगह पे हैं। तो वहां खोले, वहां भी यही पोजीशन। तो आर्मी को एक चिंता की जरूरत नहीं है कि उनको सप्लाई लाइन नहीं मिलती। हमारे पास, हमने क्या किया है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने वैसे तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन उन्होंने अमेरिका से C-17 प्लेन्स लिए थे जो हैवी सामान ले जा सकते हैं और उनके फ्यूल भी कम लगता है। वो प्लेन भी एएलजी पे लैंड कर सकते हैं। और सब जगह मैंने देखा कि 2-2, 3-3, 4-4 सॉर्टी करके इन्होंने सारा सामान रख दिया और हमारे रेगुलर ट्रक्स जा रहे हैं। तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। हम इस टाइम पे, हमको एनवायरनमेंट पता है, हमारे पास वहां पे पूरी सपोर्ट है, पब्लिक की सपोर्ट है। 62 में लैंग्वेज नहीं आती,
तो टुडे वी आर टोटली रेडी। सी का मैंने बता दिया। फिर अब मैं आपको एयर पे भी आ जाता हूँ। एयर की पोजीशन ये है कि माना चाइना के पास एयरक्राफ्ट ज्यादा है, हमारे पास अभी रफाल आने थे, चलो नहीं आए, अभी टाइम लग गया उसमें, लेकिन तेजस के हमारे पास 2 स्क्वाड्रन्स रेडी हैं। और उसमें क्या है कि हमारे जो प्लेन्स हैं वो चंडीगढ़ से उड़ेंगे, सहारनपुर से उड़ेंगे, तेजपुर, डिब्रूगढ़ या हाशिमारा वेस्ट बंगाल, और बड़े एयर हमारे वो हैं। इनसे जो प्लेन्स में हमारे ये जो एयर स्ट्रिप्स हैं, यहाँ से जो प्लेन उड़ेंगे पूरा फ्यूल जाएगा और पूरा एमुनिशन लेके जाएंगे। चाइना के जो एयरपोर्ट्स हैं वो हिल्स पे हैं, वो फ्यूल भी कम लेके जाएंगे और एमुनिशन भी कम लेके जाएंगे, तो हमारी एयरफोर्स ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो हमें बेसिकली किसी भी चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चाइना आज लड़ाई करेगा, 62 के बाद 67 में लड़ाई हुई थी छोटी सी, नाथुला एरिया में हुई थी, वहां पे हमारे 400 सोल्जर मारे, चाइना के 400 सोल्जर मारे गए थे और हमारे 80 सोल्जर्स। आज लड़ाई होगी तो हम 1 to 20 जाएंगे या 1 to 100 जाएंगे, इस चीज का पक्का है, क्योंकि इनको डोकलाम में पता था, तो डोकलाम में यही होगा। तो किसी चीज की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास जो लोकल प्रोडक्शंस हैं, हमारे पास जो आप देखिए कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारे सोल्जर्स कहते रहे हमको बुलेट प्रूफ जैकेट ले दो, नहीं लेके दी, हमको हेलमेट्स ले दो, नहीं लेके दी, शूज ले दो, नहीं लेके दी, उन्होंने कहा हमको गन्स ले दो, नहीं लेके दिया। आज हमारी अमेठी में जो है एडवांस गन्स की फैक्ट्री खुली है रशिया की हेल्प से। इन्होंने कहा तोपे ले दो, तोपे नहीं लेके दी, उन्होंने कहा ग्रेनेड्स ले दो, ग्रेनेड लॉन्चर्स लेके दो, एयरक्राफ्ट ले दो, टैंक ले दो, कुछ नहीं लेके दिया। हमारे पास अब LNG, MMG और सब तोपें वगैरह सब कुछ है, एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं, और भी कुछ सामान आएगा। मिसाइलें हमने बड़ी इकट्ठी कर ली है, 2016 में इकट्ठी कर ली थी। तो हम चाइना को काउंटर करने के लिए बड़े इफेक्टिव हैं, और इंडियन आर्मी की खासियत है कि वो अपना जो असला है बड़े इफेक्टिवली यूज करता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। अयूब खान ने जब 65 का वार किया तो उठा करके अपना असला यूज करने शुरू कर दिया, 10-12 दिन के बाद असला खत्म हो गया उनके पास, फिर भागे कि हमसे एग्रीमेंट कर लो। तो हम पूरे तैयार हैं। चाइना इज नोवेयर, और चाइना तो इकोनॉमिकली भी टूटने वाला है। वर्ल्ड को सारा इफेक्ट हुआ है, लेकिन चाइना का मेन इफेक्ट। अगर अगर तो आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण बताया कि आर्मी और कंपैरिजन जो बताया, लेकिन अगर भारत थोड़ा सा पॉलिसी चेंज करे, जैसे कि पूरा का पूरा तिब्बत वापस मांगे, आई थिंक वो उस तरह का जो एटीट्यूड है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि तिब्बत हमारे हमेशा महाभारत काल से भारत तंग रहा है, महाभारत काल से, अभी से नहीं। तो अगर ऐसा पॉलिसी चेंज भारत कर सकता है, उसके लिए विल पावर बहुत चाहिए। पूरा का पूरा तिब्बत, लासा से लेकर पूरा, मतलब तिब्बत जो है 50% है चाइना का लैंड मास, 50%। उन्होंने 1950 में उसको एक्वायर किया और भारत ने उनको रिकॉग्निशन भी दिया, लेकिन वो पेपर पे है, मतलब अगर आज के जमाने में उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ भारत मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? देखिए, आप एक बात देखिए कि जब मोदी का स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ 2014 पर, तो उन्होंने जो तिब्बत के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उनको बुलाया। साथ में जो ताइवान का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव था उसको भी बुलाया। तो पॉलिसी चेंज तो था, लेकिन चाइना अभी बड़ा स्ट्रांग था, चाइना अपकमिंग था, चाइना ऊपर राइज कर रहा था, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी और मिलिट्री के हिसाब से भी। इस टाइम पे चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। डाउनफॉल स्टार्ट होते ये चीज एक्टिव हो जाएंगी। हमारे यहाँ पे दलाई लामा यहीं बैठे हैं, उनकी गवर्नमेंट भी यही है, और आप देखिए कि WHO में तैयारी हो रही है कि WHO में ताइवान को ले आए। ताइवान आएगा, चाइना नर्वस होगा, चाइना नर्वस होगा, चाइना के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, चाइना की इकोनॉमी खराब होगी तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगी। उसी को दूर करने के लिए चाइना ये कुछ कर रहा है। लेकिन ये पॉलिसी जो है ये अमेरिका ने स्टार्ट की है, अमेरिका को यूरोप स्टार्ट करेगा, और अमेरिका ने बहुत अच्छी बात की है जो इंडिया को D10 में ले आए। क्योंकि आज देखिए, एक बात मैं आपको एक और बात बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कि 2004 में सुनामी आया। जब सुनामी आया तो इंडियन वॉरशिप्स जो थे सबसे पहले पहुंच गए बाली आइलैंड में, इंडोनेशिया। अमेरिका को बड़ी हैरानी हो गई, अमेरिका को यहाँ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, दूर बैठा है वो, अपने एरिया को ज्यादा देखता है। तो उन्होंने क्वेश्चंस किए उस टाइम पे, शायद इनके जो थे, मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट कौन थे, एक उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, और क्लिंटन थे, और उनसे पहले शायद बुश थे। तो दोनों प्रेसिडेंट थे, और व्हाइट हाउस में इंडियन टीम ने उनको ब्रीफ किया। तो ये क्यूरियोसिटी थी कि आपके कैसे हमारे पास ये आपका शिप पहुंच गया इतनी जल्दी वहां पे, क्योंकि इंडिया दूर बैठा है और बाली दूर है। इन्होंने तब उनको ब्रीफिंग की, उनको ब्रीफिंग करके बताया कि हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है। उस टाइम से अमेरिका जो है थोड़ी सी थिंकिंग बनी कि इंडिया के क्लोज ने, इंडिया को यूज करें चाइना के खिलाफ।
इंडिया को अमेरिका यूज कर सकता है चाइना के खिलाफ, इंडिया अमेरिका को यूज कर सकता है चाइना के खिलाफ। मतलब हमारी आपस में इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि आज वर्ल्ड में कोई एनिमी है तो चाइना है, और चाइना का अगर एक हाथ काट देंगे पाकिस्तान को कमजोर कर देंगे, तो हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। अगर हमने पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान ले लिया, तो पाकिस्तान चाइना का नेक्सस टूट जाएगा, उनका कनेक्शन टूट जाएगा, जिससे सारा का सारा अचीव हो। एक दिन की बात नहीं है, कुछ साल जरूर लगेंगे। और चाइना, जैसे मैंने कहा कि देखिए, चाइना की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। 27% इंडस्ट्रीज है उनकी वर्ल्ड के अंदर। आज जैसा चाइना का एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, उनकी कंपनीज बंद हो रही है। अब कंपनीज बंद होंगी, चाइना की इकोनॉमी खराब होगी। चाइना की इकोनॉमी खराब होगी तो वहां अंदर लोग भड़केंगे उनके पीएलए के अंदर, और वहां पे भड़केंगे तो चाइना टूटेगा। जिलजित बाल्टिस्तान के बारे में आपने बात किया, तो जिलजित बाल्टिस्तान और पीओके जो है वो एक इतना इम्पोर्टेंट एरिया है भारत के लिए कि उससे पूरा का पूरा इस्लामिक टेररिज्म पाकिस्तान से जो बाहर आ रहा है वो पूरा खत्म हो जाएगा सिर्फ वो एरिया लेने से। देखिए, बेसिकली क्या है कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये आर्मी है, पाकिस्तान की भी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, 8 लाख की आर्मी, 7.5 लाख की आर्मी है उनकी। वो उनका जो एक यूनिटी का जो पर्पस है, उनकी आर्मी ने बिठा रखा है, और उन्होंने अपने लोगों को ये बताया हुआ है कि हम बड़े पावरफुल है, हम कश्मीर को ले लेंगे। पाकिस्तानी बेवकूफ है, उनको नहीं पता कि उनकी कंट्री में कितनी पावर है, कि 71 में 93,000 हमने सोल्जर पकड़ लिए। उनको लगता है कि क्योंकि वो टेररिज्म फैला रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम, जैसे अभी कश्मीर के अंदर इन्होंने, इंडिया ने आर्टिकल 370 उठाया तो पाकिस्तान हिल गया। अगर इंडिया पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को ले लेता है तो 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारे पास एरिया आता है। उससे फर्क क्या पड़ता है? गिलगिट बाल्टिस्तान की किसी को इंपॉर्टेंस नहीं पता। गिलगिट बाल्टिस्तान इज वेरी रिच इन मिनरल्स, पहली बात। दूसरी बात, एक गिलगिट बाल्टिस्तान एक ऐसी जगह है जिसके लिंक कहाँ है? एक तरफ उसका लिंक है पाकिस्तान के साथ, दूसरी तरफ लिंक है उसका तिब्बत के साथ, तीसरा उसका लिंक है इंडिया के साथ, चौथा अफगानिस्तान के साथ। तो ये पुराने टाइम में जब लोग जाते थे, मतलब आपके समझो कि रशियन की तरफ जाते थे, रशियन रिपब्लिक की तरफ जाते, यूरोप की तरफ जाते, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया यूज होता था। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो शिया बैठे हैं, पाकिस्तान के सुन्नी है। तो यहाँ के लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर दिया, इसको टेक आउट करने का, और इसके लिए मेरा वीडियो बना है, बस उसको मैं शायद रिलीज करूंगा नेक्स्ट वीक में, तैयार करके रखा हुआ है कि क्योंकि बीच इसका चाइना का इशू आ गया, तो हम कैसे गिलगिट बाल्टिस्तान को ले सकते हैं। मैं लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा बता दूं, एक हम ले सकते हैं कि डायरेक्ट अगर हम जाके अटैक करें तो विद इन 24 आवर्स या मैक्सिमम 48 आवर्स तो हमको लेकर के हम उस पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फ्रीज करें। पाकिस्तान में है $10 बिलियन का उनके फॉरेन एक्सचेंज रह गया, वो भी उनको जो पैसा लोन से लेते हैं, $30 बिलियन का तो लोन ले चुके हैं 3 साल में, और वो भी उनको लोन वापस दे रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है कि हम उसका पानी रोक रहे हैं। 2022 में हमारे कश्मीर में 5 डैम रेडी हो जाएंगे, जिसकी वजह से पानी जाता है पाकिस्तान को, वो रुक जाएगा। पाकिस्तान अपनी कंट्री में डैम नहीं बना सकता। तीसरा, इंडिया अफगानिस्तान में डैम बना रहा है, 15 डैम बना रहा है रिवर काबुल पे, जिससे पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है, और वर्ल्ड बैंक काबुल को इसमें असिस्ट कर रहा है। तीसरा हमारे पास तरीका है साथ साथ कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को और खराब करने के लिए हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करें, ओपन सपोर्ट दें, क्योंकि बलूचिस्ट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान के खत्म होने के साथ अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा भी कमजोर हो गया, पाकिस्तान ब्रेकअप हो जाएगा। और इसके साथ ब्रेकअप होने के लिए जो हमारे अंदर जयचंद बैठे हैं, हमारे कॉम्युनिस्ट बैठे हैं, आज तो कल तो हमारी कांग्रेस भी एंटी इंडिया होने शुरू हो गई। आज मैं राहुल गांधी पे एक वीडियो बनाया उसके ऊपर कि वो क्या क्या काम करते जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारा ये जो इंटरनल एनिमीज हैं, ये बड़ा शोर मचा दिया, बड़े आ गए, ये भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इनको सपोर्ट किसकी है? इनको चाइना की सपोर्ट है, इनको पाकिस्तान की सपोर्ट है। तो मित्रों आर्काइव्स में थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है। मित्रों आर्काइव्स में बहुत ओपनली लिखा है कि इंदिरा गांधी को केजीबी बक्से भर भर के नोट देते थे, रिश्वत। मित्रों आर्काइव्स ने पब्लिश किया पब्लिकली। इंडिया में बैंड है वो बुक, लेकिन अमेरिका में लेकिन देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपने इंदिरा गांधी की बात की है तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, मेरा ओपिनियन इंदिरा गांधी की बारे में अलग। इंदिरा गांधी जब पावर में आई उस टाइम पे यहाँ पे जो मुरार देसाई या ये जो सिंडिकेट्स थे, ये देश को खा रहे थे। उसने सबसे पहला काम किया, जो किंग्स के यहाँ पे राजा थे उनके प्रिवी पर्सेस खत्म किए। दूसरा, उसने बैंक नेशनलाइजेशन किया कि सारा पैसा गवर्नमेंट के पास हो। फिर इंदिरा गांधी का एक चीज देखिएगा, इंदिरा गांधी थी जिसके अंदर पावर थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, प्लान बनाई आर एन काओ ने रॉ के, पाकिस्तान के जो टुकड़े किए उसको ये था कि मैं पाकिस्तान को सॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया।
नेचुरली बात है, आप देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर हमसे लगता है 3233 किलोमीटर, और जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है दैट्स द लॉन्गेस्ट, दैट इज 4097 किलोमीटर। मतलब आपने 4097 किलोमीटर को एक हिसाब से सेव कर दिया इंडिया के बॉर्डर पे। स्मगलिंग या दूसरे लोग आते हैं वो दूसरी बात, उसको भी आज फेंसिंग करती है। ये एक चीज की। दूसरी बात कि सिक्किम से उसको खतरा था कि सिक्किम में उस टाइम पे एंटी इंडियन फोर्सेस घुस गई थी कुछ काम करने के लिए, उसने सिक्किम को इंडिया में मर्ज करा दिया। पहले काम से उसने एशिया का मैप चेंज किया, दूसरे एक्शन से उसने इंडिया का मैप चेंज किया। ये इंदिरा गांधी की अचीवमेंट। तीसरी अचीवमेंट में बताऊं, ये इंदिरा गांधी की हिम्मत थी। आज हमारे पास सियाचिन है, सियाचिन नहीं था, इंदिरा गांधी में दम था, हिम्मत थी। देखिए बात जो मर्जी कहे, मैं इस चीज को नहीं मानता। और उस टाइम पे हमारे साथ यूएसएसआर खड़ा था इंडिया के साथ। इंडिया को जिस तरीके से मर्जी, हमारे पास भी पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे थे, हमारे हम 1 करोड़ लोगों को 3 साल तक खिला रहे थे जो बांग्लादेश से आए। वर्ल्ड ने हमको हेल्प नहीं की। और उस टाइम क्या पोजीशन थी, इंडिया के साथ रशिया खड़ा था। पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था यूएसए, उसके साथ सारा यूरोप खड़ा था, उसके साथ 80% गल्फ खड़ा हुआ था। कोई ईरान उसको 400 टैंक दे रहा है, उसको सऊदी 400 टैंक दे रहा है, अमेरिका उसको ये दे रहा है, वो दे रहा है, उसके बावजूद भी हमने उसको डिफीट किया, पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए। हाँ, एक जरूर बात है, गलतियां जो मर्जी निकालिए, इंदिरा गांधी उस टाइम पीओके ले सकती थी या गिलगित बाल्टिस्तान ले सकती थी, लेकिन इंदिरा गांधी मेरे ख्याल में हमारे प्लान में नहीं था, क्योंकि यही काम बड़ा मुश्किल था। आई थिंक शी वाज टू सेटिस्फाइड। तो ये जो बातें हैं लोग जो मर्जी लिखें, लेकिन ये जो बातें हैं, इससे बड़ा नेशनलिज्म किसी में नहीं हो सकता जो इंदिरा गांधी के अंदर। आज इंदिरा गांधी होती तो मैं सोचता हूँ, और आरएन का और रॉ के चीफ होते तो आज पाकिस्तान 2-4 और हो गए होते। एक्चुअली मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था, लेकिन आपने अच्छा जवाब दिया। मेरा प्रश्न था कि मित्रों की आर्काइव्स में जो इंदिरा गांधी के बारे में जो डिस्कशन किया है वो थोड़ा अलग है। अमेरिका में इंदिरा गांधी का अलग इमेज है। तो अमेरिका में इंदिरा गांधी को एक बहुत ही करप्ट लीडर के रूप में देखा जाता है। देखिए ऐसा था, जब 71 का वॉर हुआ, इंदिरा गांधी गई यूएस में, और इंदिरा गांधी को चाहे किसिंजर था चाहे इनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको वेट कराया, एक हिसाब से इंसल्ट की। क्यों? वो अमेरिका की पॉलिसी में सूट नहीं करते थे। अमेरिका की पॉलिसी में उस टाइम सूट करता था पाकिस्तान। हमें अमेरिका से मतलब नहीं, हमें यूएसएसआर से मतलब नहीं, हमें मतलब है इंडिया से। इंदिरा गांधी ने जो इंडिया के लिए किया, किसी ने नहीं किया। एलिगेशन जो मर्जी लगा दो, उसने उससे लिया। अब वो कहता है कि उसके कुछ यहाँ पे जो गुंडे थे या दाऊद के कुछ ऐसे कुछ आदमी थे जो स्मगलर थे, उनके साथ इंदिरा गांधी ने मिली। अगर कोई ऐसा गुंडा या ऐसा एलिमेंट वो इंडिया के लिए काम करता है, स्मगलिंग करे उसका काम है, उसको इंटेलिजेंस भी इग्नोर करता है, अगर वो इंडिया के लिए काम करता है तो उसको यूज करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, उसको हम सस्टेन करेंगे। आज भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो मर्जी करें, अमेरिका की अलग पॉलिसी थी। अब 1963 में वाई चौहान जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो अमेरिका में गए वार के बाद, 62 के बाद, कि हमें प्लेन ले दो। अमेरिका ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, कि आपके पास तो जो प्लेन्स है वो तो विंटेज टाइप के प्लेन्स है जो नुमाइश में रखने वाले। उसके बाद हम चले गए रशिया की तरफ। जब 71 का 65 का वार हुआ तो 2 हमारे पास मिग 19 थे जो बड़े इफेक्टिव थे, बाकी हमारे पास कोई पुराने प्लेन थे, प्लेन लेते टाइम लगता है। अब जो हमने रफाल्स लिए हैं, मोदी ने साहब ने 2015 में एग्रीमेंट किया है, रफाल्स अभी तक नहीं पहुंचे, टाइम लगता है चीज में। तो आप देखिएगा, कुछ भी अमेरिका ने हमारी हेल्प नहीं की। अमेरिका की उसमें पॉलिसी डिफरेंट थी। अमेरिका की पॉलिसी थी प्रो पाकिस्तान। वो इसलिए कि इंडिया को हेट करते थे, इसलिए कि इंडिया रशिया के साथ चला गया और इंडिया की कंपल्शन थी रशिया के पास गया। उस टाइम पे अगर हम अमेरिका से एक प्लेन लेते थे और रशिया से प्लेन लेते थे, हमारे को एक अमेरिकन प्लेन के बदले में 3 रशिया के प्लेन मिलते थे। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई देश को धोखा नहीं दिया, पैसे लिए। इंदिरा गांधी ने कोई करप्शन नहीं। मैं उसकी बात नहीं करता पार्टी चलाने बाकी कामों के लिए। इंदिरा गांधी ने आर्म्स डील नहीं। आर्म्स डील किसने सबसे पहले की? वो की थी राजीव गांधी ने, बोफोर से। और आज भी एक पावरफुल लेडी है इंडिया के अंदर जो आर्म्स डील की एजेंट है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है, मोदी गवर्नमेंट ने, इसने टोटल सारी प्रोडक्शन अंदर कर दी। हमारे पास हम अब कोई प्लेन भी नहीं ले रहे, तेजस बन रहे हैं यहाँ पे जो टोटली इफेक्टिव लगते हैं। हमने तोपे बाहर से लेकर के उनका प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट कर दिया, हमने गन्स का प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट कर दिया, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ बनानी शुरू कर दी, हमने हेलमेट्स बनानी शुरू कर दी और बाकी काम शुरू कर दिए। तो ये जो लोगों को दिखता नहीं, हाँ हमारे बहुत पैसे वेस्ट हो रहे हैं मोदी गवर्नमेंट। कहाँ वेस्ट हो रहे हैं? जो हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो कहीं पे भी डेवलपमेंट में काम में नहीं आता। हम 9.5 किलोमीटर लंबे पुल बना रहे हैं, हम सुरंगें बना रहे हैं, हम ट्रेन लेके जा रहे हैं लेह लद्दाख में जो 80,000 करोड़ की ट्रेन बनेगी।
उसके अंदर मास्क भी बनेगी, सब कुछ बनेगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है। तो ये हमारा जो है ये लोगों को दिखता नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे अंदर कंट्री में बहुत काम हो रहा है। 62 में जो हमारे जहाँ पे गोलियां बनती थी वहां पे वीके कृष्णा मेनन थे, उन्होंने वहां पे खिलौने बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारे आर्मी वालों को गोलियां तक नहीं मिली। 10 गोलियां लेकर के एक आदमी लड़ने जा रहा है। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज अगर हमारी कंट्री को पहली स्ट्रेंथ मिली है किसी के साथ भी, तो वो इंदिरा गांधी ने, और जो दूसरी स्ट्रेंथ दी है वो दी है पीएम मोदी। तो जो विल पावर के बारे में आपने बात किया इंदिरा गांधी के बारे में, उस पर मैं आपसे पूरा सहमत हूँ, क्योंकि विल पावर बहुत जरूरी है और लीडरशिप का वही एक चिन्ह होता है, एक पहचान होती है कि वो आप एक चीज देखिए ना, इंदिरा गांधी पावर में आई 68 67 में, 69 में उसने जाके नेशनलाइजेशन वगैरह कर दी, सारा कुछ कर दिया, गवर्नमेंट पैसे आ गए। कितना टाइम लगा? 2 साल के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, सो फास्ट। दोबारा से पावर में वो आई 69 में आई, 2 साल के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। जब देखा उसने कि श्रीलंका ने उसको धोखा दिया 71 के बाद में, क्योंकि उसने पाकिस्तान के शिप्स की रिफिलिंग की, इंदिरा गांधी ने वहां एलटीटी खड़ी कर दी। जब ये देखा कि अमेरिकन 7th फ्लीट लेके आ गए, इंदिरा गांधी ने 74 में न्यूक्लियर बम बना दिया। उसके बाद जो सिक्किम में अमेरिकन घुस करके हमें डिस्टर्ब करने वाले थे, उसने सिक्किम को मर्ज करा दिया, फिर सियाचिन ले लिया। तो इंदिरा गांधी ने जो काम किया है, उसने सारे काम नेशनल इंटरेस्ट में किया। अब इंदिरा गांधी अपने पैसे कहाँ लेके चलेगी? अगर उसने जो कुछ भी काम किया होगा, कोई बता दे कि इंदिरा गांधी ने कोई राजीव गांधी की तरह अपने रिश्तेदारों को 150 करोड़ खर्च के, 200 करोड़ खर्च के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भेजना शुरू कर दिया रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इमरजेंसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे को इमरजेंसी मेरे देश के खिलाफ नहीं थी। अगर आप देखिए उस टाइम पे बड़ी डिसिप्लिन था। जैसे लोग मोदी को आज हटाने के चक्कर में लगे हैं, उसी टाइम पे उसी तरीके से लोग इंदिरा गांधी को हटाने को लगे हुए थे। और इंदिरा गांधी जो देश के लिए काम किया, मेरे देश की स्ट्रेंथ, मेरे देश की रेपुटेशन सबसे ऊपर है। अमेरिका चाहे पसंद करे ना करे, चाहे यूएसएसआर ना पसंद करे, बट हमको देखना है कि हमारे देश के लिए किसने क्या किया। और जो इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए कर गई, कोई मुझे नहीं लगता कोई इस टाइप का काम कर पाएगा। और जो दूसरा आदमी काम कर रहा है, ये मोदी साहब लगे हैं फ्री में अपना देश की सेवा में लगे हुए हैं, और जो काम कर रहे हैं एक्सेलेंट। तो तो दर्शकों को इस माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं, अगर भारत और चीन में कोई युद्ध हुआ तो भारत की जीत निश्चित है। और देखिए दूसरे मेन एक मैं और फाइनल बात कहूंगा कि जीत का क्या मतलब है। बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो लड़ाई होगी, चाइना हमको हरा नहीं सकता। चाइना हमको नहीं हरा सकता। बड़ी पावर लगाया, बड़ी उसकी 4-5 टाइम्स हमसे मिलिट्री पावर ज्यादा है, इकोनॉमी ज्यादा है। अगर हरा नहीं पाया, इसका मतलब चाइना इज डिफीटेड है। नहीं जीते हारे का कोई नहीं, क्योंकि इतना बड़ी हमारी आर्मी है। 13-13.5 लाख की हमारी आर्मी है, 22-23 लाख की उनकी आर्मी है। इट विल बी स्टेटस को। और चाइना का अल्टीमेटली इट्स अ डिफीट। डोकलाम में हुआ, चाइना की डिफीट थी। अब जो लेह लद्दाख में हो रहा है, दैट्स चाइना's डिफीट, स्टैंड ऑफ। लेकिन अगर भारत का, अगर हम पूरे सभ्यता देखें महाभारत के काल से, तो ये भारत के लिए अच्छा होगा कि वो नया टेरिटरी तिब्बत में एक्वायर करे फॉर द मोर पीस। वहाँ के लोगों को भी जो चीनी जो गवर्नमेंट है उससे मुक्त कराने के लिए। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि हम इतने साल से 70 साल से 73 साल से हम भुगत रहे हैं पाकिस्तान, साथ में भुगत रहे हैं चाइना को। इससे हमारा कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना खर्चा होता है। हम अगर ये दोनों तरफ पीस हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ कम से कम $30 बिलियन का इंडिया को पर ईयर सेविंग होगा, जो हम डेवलपमेंट के काम में शुरू कर लगा सकते हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगाना शुरू कर दें, आज हम इधर, अब देखिए पाकिस्तान, मैंने कहा था चाइना जो है एनिमी नंबर 1 बहुत से रीजंस पे। चाइना ने हम पे 62 में अटैक किया। चाइना ने हमारा 38,000 किलोमीटर अक्साइचन का एरिया कवर किया, कब्जे में किया। चाइना ने हमारा 5,180 किलोमीटर 1963 में जो पाकिस्तान ने उनको दिया, उस पर कब्जा किया। चाइना पाकिस्तान के साथ कश्मीर में उसको एनकरेज करता है। चाइना के जो कम्युनिस्ट हैं वो एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। चाइना के जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिस्ट हैं, वो इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगे रहते हैं। उसके बाद चाइना जो है किसी भी तरीके से, चाहे नेपाल हो, उसको भड़का रहा है इंडिया के खिलाफ में। तो चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है। चाइना जिस दिन हट जाएगा, उस दिन पाकिस्तान भी अपने आप खत्म हो जाएगा। या दूसरी तरफ से अगर पाकिस्तान हट जाएगा, पाकिस्तान वीक हो जाएगा, तो हमारा इस तरीके का बॉर्डर खत्म हो जाएगा। फिर चाइना की हिम्मत नहीं होगी इंडिया के बॉर्डर की तरफ देखने की। एनके सूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कन्वर्सेशन के लिए। और हम लोग वापस मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। वो जिलजित बाल्टिस्तान पर ही
थैंक यू जी सो जरूर मच। जरूर। नमस्कार।